और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर देनियत्स्क में बड़े धमाके की खबर है। रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि देनियत्स्क में बड़ा धमाका हुआ है और खबर है कि एक सरकारी इमारत के पास एक कार में यह धमाका हुआ है। रूसी मीडिया ने इस धमाके की पुष्टि की है और देनियत्स्क वो इलाका है जहां पर यह धमाका हुआ है। रूसी मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि देनियत्स्क में एक बड़ा धमाका हुआ है। जो धमाका हुआ वो एक सरकारी इमारत के पास हुआ, जहां पर कार के भीतर इस धमाके की खबर है। यूक्रेन ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस धमाके का आदेश दे सकता है और फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं वो रूसी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है और उसके हवाले से एक खबर है कि देनियत्स्क वो इलाका है जहां पर धमाका हुआ है और सरकारी इमारत के पास ये धमाका हुआ, एक कार के भीतर ये धमाका हुआ था। और बड़ी खबर यूक्रेन से, पूर्वी यूक्रेन में बमबारी नहीं थम रही है। 2 दिन से बमबारी और गोलीबारी लगातार जारी है। इसे जंग की शुरुआत माना जा रहा है क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि बमबारी केवल विद्रोहियों की तरफ से हो रही है और यूक्रेन की सेना ने अब तक एक गोली तक नहीं चलाई है। जबकि रूस का यह दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों में यूक्रेन की फौज बम और मोर्टार दाग रही है। अमेरिका कह रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में ये गोलाबारी रूस के इशारे पर हो रही है ताकि रूस माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो और उसके बाद हमले का बहाना खोज पाए। अब से कुछ ही घंटे पहले की बात है जब यूक्रेन ने इन आरोपों पर सफाई भी दी थी, यानी कि तनातनी किस तरीके से यूक्रेन और खासतौर पर रशिया के बीच में बढ़ती जा रही है। तस्वीर आपके सामने है और दोनों ही ओर से बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस के गोलीबारी की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि रूस कह रहा है कि उसकी तरफ से कोई गोलीबारी नहीं है और यही दावा यूक्रेन का भी है। और अमेरिका ने यूक्रेन में हाल ही में हुए साइबर अटैक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस अटैक से यूक्रेन के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर असर पड़ा था, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। We believe that the Russian government is responsible for wide-scale cyber attacks on Ukrainian banks this week. We have technical information that links the Russian Main Intelligence Directorate, or GRU, और यूक्रेन और रूस में जारी तनातनी के बीच यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ने जंग की चेतावनी दी। Наші збройні сили спровокувати наші війська на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми надавали. और अमेरिका का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को सलाह दी कि वो मामले पर जंग के बजाय कूटनीतिक तरीका अपनाए, जिसके लिए अभी देर नहीं हुई है। Russia has falsely asserted it was carried out by Ukraine. Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table. Russia has a choice between war and all the suffering it will bring, or diplomacy that will make a future safer for everyone. और अंतरिक्ष से जुड़ी अमेरिकी कंपनी मैक्सर ने एक और सैटेलाइट तस्वीर जारी की, जिसके जरिए दावा किया गया कि रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से महज 16 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। मैक्सर कंपनी के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से कुछ दूरी पर रूस ने अपनी सेना का एक बड़ा कैंप लगाया है, जिसमें कई जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक और दूसरे सामान मौजूद हैं। यूक्रेन और रूस के विवाद में कोई भी कूटनीतिक चाल काम करती नहीं दिख रही। दोनों ही पक्ष जंग की तैयारी करते दिख रहे हैं। रूस की हर चाल आग में घी डालने का काम कर रही है। पहले से रूस की सेना की मौजूदगी की वजह से यूक्रेन की सीमाओं पर तनाव है। ऊपर से बेलारूस में रूस का अभ्यास जंग का माहौल तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जिसकी तस्वीरें भी खुद रूस का रक्षा मंत्रालय ही जारी कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध के अभ्यास का नया वीडियो जारी किया। ये वीडियो बेलारूस में चल रहे यूनियन रेजोल्यूशन 2022 का बताया जा रहा है, जिसमें रूस और बेलारूस दोनों की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही हैं। वीडियो में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागते दिखे। अभ्यास में बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस्तेमाल किए गए, जिनसे एक साथ रॉकेट दाग कर देखे गए। मतलब तैयारी किसी सामान्य अभ्यास जैसी नहीं, बल्कि किसी बड़ी जंग की तैयारी की दिखी। सेनाओं का अभ्यास कोई बड़ी बात नहीं। रूस और बेलारूस की फौजें इससे पहले भी साथ मिलकर अभ्यास करती रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा अभ्यास दुश्मन को उकसाने वाला है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी का फासला केवल 90 किलोमीटर है।
इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस का विवाद तेजी से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर से रूस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया जो एक तरह से यह दिखाने वाला है कि रूस को अमेरिका या नाटो की नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों की ड्रिल मतलब अभ्यास करने वाला है। सेना की तैयारियां परखने के लिए भी आमतौर पर मिसाइलों को चलाकर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस अपनी मिसाइलों को चलाकर देखेगा। जो मिसाइलें इस ड्रिल का हिस्सा बनेंगी उनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी होंगी और क्रूज मिसाइलें भी होंगी, लंबी दूरी की मिसाइलें भी होंगी और छोटी दूरी की मिसाइलें भी होंगी। मतलब एक तरह से ताकत का प्रदर्शन होगा। सबसे बड़ी बात यह, व्लादिमीर पुतिन खुद इस अभ्यास को देखने के लिए पहुंचेंगे। रूस में राष्ट्रपति ही सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। साफ है कि इस अभ्यास का मकसद अपनी ताकत को परखने से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन करना है, ताकि अमेरिका और यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। और यह तैयारी साफ करती है कि रूस मानकर बैठा है कि जंग तो होकर रहेगी। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें भी यही बताने वाली हैं कि रूस के सेना को पीछे बुलाने के दावों में दम नहीं है। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें इशारा करने वाली हैं कि रूस की सेना की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा है। करीब 15 दिन पहले भी रूस की सेना की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें अमेरिका ने जारी की थी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए यह पता चला था कि रूस की फौज ने अपने सैनिक और जंग का सामान ही सीमाओं पर नहीं भेजा, बल्कि मजबूत कैंप तक बना लिए हैं। अब सामने आई ताजा तस्वीरें उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। बेलारूस और क्राइमिया की सीमाओं के पास की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि रूस की सेना सरहदों पर पूरी बस्ती बसा चुकी है। तस्वीरों में सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या दिख रही है। अभी तक अमेरिका दावा करता रहा है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आने के बाद दावा किया गया कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए अमेरिका भी रूस की तैयारियों को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहा। अमेरिका का भी जंग की तैयारियां बढ़ाने पर पूरा जोर है। इसी वजह से यूक्रेन की सीमाओं के पास सेनाओं को पहुंचाने का काम अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य देशों ने तेज कर दिया है। अमेरिका ने F-35A फाइटर प्लेन जर्मनी में भेजने का फैसला लिया। जर्मनी में अमेरिका की वायुसेना पहले से मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि इस बार इन फाइटर विमानों का एक दस्ता जर्मनी भेजा गया है। एक दस्ते में 18 से 24 के बीच फाइटर प्लेन होते हैं। जर्मनी से यूक्रेन की सीमाएं ज्यादा दूर नहीं है। बीच में पोलैंड है, जहां नाटो की फौजें पहले से मौजूद हैं। असल में पोलैंड और लिथुआनिया ही वो देश हैं जिनकी यूक्रेन से लगती सीमाएं अमेरिका के लिए सबसे अहम हैं, क्योंकि इन्हीं सीमाओं पर अमेरिका और सभी नाटो देश अपनी अपनी सेनाओं को पिछले 1 महीने से भेज रहे हैं। मतलब यह कि अगर यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं को रूस ने घेरा हुआ है, तो पश्चिमी छोर की एक बड़ी सीमा पर यूक्रेन के सहयोगियों की फौजें मौजूद हैं, जो रूस को जवाब देने के लिए लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही हैं। वहीं यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन से वहां बम और मोर्टार बरस रहे हैं, जिसके लिए यूक्रेन की फौज और वहां के कुछ अलगाववादी संगठन एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। पूर्वी छोर पर जिन 2 प्रांतों में बवाल मचा है, उनके नाम हैं लुहांस्क और डोनेस्क। दोनों ही प्रांतों पर बरसों से वहां के ऐसे विद्रोहियों का कब्जा है जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। 2015 में उन विद्रोहियों से यूक्रेन ने सीज फायर का समझौता भी किया था, लेकिन बीते 2 दिन में उस समझौते की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहां के एक स्कूल पर बरसे बमों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं। यूक्रेन की सेना पर हुई बमबारी का एक वीडियो तो यूक्रेन की सेना ने सोशल मीडिया पर भी डाला। आरोप लगाया गया कि जिस वक्त ये बमबारी हुई, सड़क से रेड क्रॉस की गाड़ियां गुजर रही थी, जो हमले में बाल बाल बच गईं। बताया जा रहा है कि 2 दिन से 44 से ज्यादा बार गोलीबारी और बमबारी हो चुकी है, जिसकी चपेट में कुछ आम नागरिकों के भी आने का दावा किया जा रहा है। इसके पीछे यूक्रेन सीधा सीधा रूस को जिम्मेदार ठहरा है, जबकि रूस उसे यूक्रेन का अंदरूनी मामला बता रहा है। लेकिन यूक्रेन में बमबारी के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और रूस भिड़ गए, क्योंकि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस पर गंभीर आरोप लगा दिया और साफ कहा कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला करने वाला है। इसीलिए विद्रोहियों को उकसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अमेरिका का कहना है कि रूस इस तरह का माहौल बनाकर यूक्रेन पर हमले का बहाना तैयार कर रहा है, लेकिन रूस ने उल्टा अमेरिका पर ही हमला बोल दिया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन तो नाटो के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, इसीलिए उसने 2015 का समझौता भी तोड़ दिया और खोट उसकी नीयत में माना जाना चाहिए, जिसने सालों पुराना समझौता तोड़कर बम बरसाए हों। यूक्रेन पर यह आरोप रूस ने लगाया। मतलब यह कि सुरक्षा परिषद की बैठक जो सिर्फ यूक्रेन के मसले पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, उसमें अमेरिका और रूस के बीच बहस छिड़ गई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और कोई समाधान नहीं निकला।
इसलिए केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी देश भी लगातार पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। अब अमेरिका ऐसी चालें चल रहा है जिसके जरिए बिना हथियार चलाए ही रूस को बैकफुट पर धकेला जा सके, जिसके लिए बाइडेन ने मोर्चा संभाल लिया। बाइडेन ने फिर दोहराया कि रूस की तैयारी यूक्रेन पर हमला करने की है। Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. इससे पहले से अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों की बात कहकर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा है। Nord Stream 2, the pipeline that would bring natural gas from Russia to Germany. If Russia further invades Ukraine, it will not happen. अब अमेरिका के सहयोगी देश भी रूस को प्रतिबंधों का डर दिखा रहे हैं। We stopped the raising of funds by Russian companies on London financial markets. That's a very, very tough sanction that we'll be bringing in. हालांकि ऐसी किसी भी धमकी का रूस पर अब तक कोई असर नहीं दिखा है, बल्कि रूस तो अब अमेरिका को कूटनीति की भाषा में भी कड़े जवाब दे रहा है। रूस ने अमेरिका के उपराजदूत की छुट्टी कर दी। उपराजदूत एक बड़ा राजनयिक पद होता है। रूस में अमेरिका के दूसरे नंबर के सबसे बड़े राजनयिक अधिकारी। रूस ने बिना कोई कारण बताए उन्हें मॉस्को छोड़ने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर दावा किया कि वो यूक्रेन की सीमाओं के पास से अपनी सेना को धीरे धीरे वापस बुला रहा है, जबकि सैटेलाइट से आई नई तस्वीरों के आधार पर अमेरिका ने दावा किया कि अब रूस के 1.5 लाख नहीं बल्कि 1,90,000 सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास तैनात हैं। दूसरी तरफ रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप, कनाडा और नाटो के नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति एक वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि देश में 80% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं। मांडविया के मुताबिक देश 100% टीकाकरण की तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के 2 करोड़ युवाओं को कोरोना के दोनों टीके लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। वहां की संसद का सत्र शुरू हो चुका है और खबर है कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। लेकिन पाकिस्तान में राजनीति के जानकारों का कहना है कि इमरान खान को सत्ता से हटाने का प्लान विपक्ष का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा इसके मास्टरमाइंड। इमरान खान की सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि 2018 में सेना की मदद से धांधली करके ही उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता हथियाई थी। उस वक्त भी बाजवा ही सेना प्रमुख थे। लेकिन अब इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के बीच तकरार शुरू हो चुकी है। असल में इस साल के आखिर में कमर जावेद बाजवा आर्मी प्रमुख के पद से रिटायर हो जाएंगे और खबर है कि इमरान खान उनका कार्यकाल बढ़ाने के मूड में नहीं है। इमरान खान फैज हामिद को पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख बनाना चाहते हैं ताकि अगले चुनाव में सेना उन्हें दोबारा सत्ता दिलवाने में मदद कर सके। बस इसी बात से कमर जावेद बाजवा नाराज हो गए और उन्होंने विपक्ष को मोहरा बनाकर इमरान खान को कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बना लिया। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार चौथा T20 सीरीज जीता। कोलकाता में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। तीसरा मैच इसी मैदान में 20 तारीख को खेला जाएगा और टीम इंडिया की नजर 3-0 पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी 20 फरवरी को हरदोई में जनसभा करेंगे। पीएम चौथे चरण के लिए प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत आज उज्जैन पहुंचेंगे। सबसे पहले सुबह वो उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर वो इस्कॉन मंदिर परिसर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। भागवत का 4 दिनों का उज्जैन का कार्यक्रम है। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए और उन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले की 13 साल तक सुनवाई चली और 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने 49 लोगों को इसमें दोषी पाया था। इसके ठीक 10 दिन के बाद कोर्ट ने इसमें सजा का ऐलान किया, जिसमें 38 को फांसी और 11 को आखिरी दम तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई। 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। ये पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा दी गई। वहीं कोर्ट के इस फैसले को पुलिस अधिकारियों ने ऐतिहासिक बताया। ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ये केस भी बहुत बड़ा था
अपने फैसले में दोषियों को कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। धमाकों में मारे गए लोगों के घर वालों को 1 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए देने के लिए कहा गया। और ये पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया, क्योंकि 26 जुलाई 2008 को आतंकियों ने अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट कर पूरे देश को हिला दिया था। पहला धमाका शाम 6:45 पर शहर के मणिनगर इलाके में हुआ था और मणिनगर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट के दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में 20 और बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। जांच में यह बात सामने आई कि ये धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में हुए गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए थे, जिसके लिए आतंकियों ने साइकिल पर टिफिन बम रखकर उसे शहर के अलग अलग बाजारों में रख दिया था, ताकि बम धमाकों की वजह से ज्यादा नुकसान हो। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया कि आतंकियों ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी, क्योंकि सीरियल बम ब्लास्ट के कुछ ही घंटों के बाद नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंच गए थे और उन्हें निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने अस्पताल के बाहर भी धमाके किए थे, जिनमें वो बच गए थे। घटना के एक दिन बाद यानी 27 जुलाई 2008 की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें नरेंद्र मोदी उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ घायलों का हालचाल पूछते दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ घटना वाली जगह का भी जायजा लिया था। नरेंद्र मोदी की हत्या करने की भी साजिश की गई थी और ये बात एक एक्यूज ने अपने 164 वाले स्टेटमेंट में मैजिस्ट्रेट के सामने भी बताई है। उस वक्त का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें नरेंद्र मोदी तब के राज्य के गृह मंत्री अमित शाह, डीजीपी पीसी पांडे और कमिश्नर ओपी माथुर के साथ बैठक करते दिखाई दिए। जब ये आतंकवाद की घटना हुई उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की जान को भी खतरा था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि इस आतंकी साजिश में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे नसीब की वजह से बच गए थे। और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के बहाने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इस केस में आजमगढ़ के 8 लोग शामिल थे, जिनमें 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 3 लोग बरी हो चुके हैं। और अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के इसी फैसले का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। उस आतंकवादी के पिता का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। सीरियल ब्लास्ट केस में जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई, उनमें 5 लोग आजमगढ़ जिले के संजरपुर के रहने वाले हैं, जिनके घरों में अब सन्नाटा पसरा है। घर वालों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और उम्मीद है कि वहां से लड़के छूटेंगे। इस हमले का मास्टरमाइंड आजमगढ़ के सरायमीर इलाके का रहने वाला अबू बशर बताया गया और उसे भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। और जयपुर में 13 साल के एक बच्चे में रिवर्स कार दौड़ाते हुए एक बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग को 100 मीटर तक वो घसीटती हुई कार आगे बढ़ती चली गई। जयपुर में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। चित्रकूट थाना इलाके में देर शाम एक तेज रफ्तार कार ने राह चलते बुजुर्ग को पहले टक्कर मारी और उसके बाद बुजुर्ग को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त 13 साल का नाबालिग गाड़ी चला रहा था। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। यूपी गाजियाबाद पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर एक नाइजीरियन गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये युवक विदेशी महिला बनकर लोगों से प्यार का नाटक करते थे और उसके बाद लाखों रुपए ठग लेते थे। पुलिस को नाइजीरियन युवक के खातों से 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। गाजियाबाद पुलिस को इसके पास से 32 एटीएम कार्ड मिले हैं जो किसी न किसी अकाउंट से लिंक होंगे। पुलिस इनकी पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना की एक सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। इसमें 30 दुकानें जल गईं। फिलहाल 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी के आगरा में 26 दिन से लापता 9 साल के बच्चे की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे का शव गांव के जंगल में ही दफनाया गया, जिसे पुलिस ने खोज निकाला। आरोप है कि आपसी रंजिश की वजह से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। और उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है। अब सारा जोर चौथे दौर की सीटों पर है। गृह मंत्री अमित शाह आज बांदा, रायबरेली और लखनऊ में जनसभा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ और गोंडा में रैली है।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोंडा, लखनऊ और अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। चौथे दौर में 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले सभी दलों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में वोट डाले जाएंगे। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने सड़कों का वृहद विकास कर प्रदेश को संपन्नता की ओर तेजी से अग्रसर किया है। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जनता की समृद्धि का कारक बना है। जनहित में हमारी सरकार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। और समाजवादी पार्टी ने भी यूपी में जीत का स्वाद चखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई में रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रायबरेली में रैली करेंगी। इस दौरान वो डोर टू डोर अभियान के अलावा कुछ नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बांदा में चुनावी रैली करेंगे। यूपी में अब तक 2 चरण का मतदान हो चुका है। 2 चरणों में 113 सीटों पर वोट डाले गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन से सीबीआई ने पूछताछ की। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के अधिकारों की रक्षा वाली संस्था सेबी की रिपोर्ट से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही, क्योंकि रिपोर्ट में आरोप लगा कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर की खबर हिमालय के किसी योगी को देती थी। इस मामले में एक दिन पहले उनके मुंबई के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा और अगले दिन सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। खबर है कि मुंबई के उनके घर पर सीबीआई के अधिकारी रात में ही पहुंच गए और सुबह तक सवाल जवाब चलते रहे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चित्रा रामकृष्णन के घर पर मौजूद है, जहां पर सीबीआई की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग और सीबीआई हिमालय के उस योगी के बारे में पता लगा रहे हैं जिससे चित्रा रामकृष्णन संपर्क में थी, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने हिमालय के उस योगी के इशारे पर कई साल तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कई फैसले लिए, लेकिन हिमालय के इस रहस्यमय योगी को न तो किसी ने कभी देखा, न ही कभी कोई उससे मिला। इस मामले में देश के करीब 8 करोड़ निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था सेबी की जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसमें चित्रा रामकृष्णन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो एनएसई के अंदर की जानकारी का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। आरोप है कि चित्रा कई साल तक हिमालय के उस योगी के इशारे पर एक्सचेंज की गोपनीय जानकारी शेयर करती रही और उसी के कहने पर उन्होंने 15 लाख रुपए के पैकेज वाले एक मिड लेवल मैनेजर आनंद सुब्रमण्यम को 1 करोड़ से ज्यादा के पैकेज पर नियुक्त कर दिया। यही नहीं, उसका प्रमोशन भी दिया उसको। इन आरोपों की जांच के बाद 11 फरवरी को सेबी ने चित्रा रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, जिसके बाद इस मामले में उनके घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसके तुरंत बाद सीबीआई भी पूछताछ के लिए पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट में गीले और सूखे कचरे से सीएनजी और खाद तैयार की जाएगी, जिसकी मदद से शहर की हवा को और साफ सुथरा बनाया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। इस प्लांट में रोजाना करीब 18,000 किलो सीएनजी और 100 टन जैविक खाद बनाने की तैयारी है। इंदौर 5 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर है। कचरे को पूरी तरह से बंटवारा करता है, गीले कचरे का, सूखे कचरे का। ये बायो सीएनजी प्लांट 15 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। बताया गया कि इस बायो प्लांट में तैयार होने वाली सीएनजी का इस्तेमाल शहर में चलने वाली बसों में किया जाएगा, जो इस वक्त डीजल से चल रही हैं। जो डीजल को रिप्लेसमेंट हो रहा है उससे, वहाँ बसेस में 400 बसेस में यूज होगा ये बायो सीएनजी। कोरोना महामारी की दिक्कतों के बावजूद महज 15 महीनों में इस प्लांट को तैयार किया गया। इसमें कचरे से सीएनजी और खाद बनाने के लिए जर्मनी और डेनमार्क से मंगाई गई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। और अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिका के जो हाईटेक उपकरण वहां पर रह गए थे, अब उनके कश्मीर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में जिस तरह के सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करती थी, ठीक वैसे ही फोन कश्मीर में एक्टिव पाए गए हैं। और ये सैटेलाइट फोन 13 फरवरी यानी कि पुलवामा हमले की बरसी से ठीक एक दिन पहले एक्टिव हुए। 13 फरवरी को ऐसे कुल 8 सैटेलाइट फोन रडार की पकड़ में आए, जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक्टिव रहे। और रिपोर्ट के मुताबिक इन सैटेलाइट फोन की लोकेशन बांदीपोरा, गांदरबल, कुपवाड़ा, बडगाम, पुलवामा और बारामूला रही है।
इसी तरह 13 फरवरी को ही दोपहर 1 बजे से 14 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक 5 और सैटेलाइट फोन रडार की पकड़ में आए, जो बांदीपोरा, बारामूला और उरी की दूसरी तरफ पीओके में एक्टिव पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे सैटेलाइट फोन आतंकियों के पास हो सकते हैं, जो बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब की कादियां सीट की वजह से बाजवा परिवार के 2 भाइयों में आई सियासी दूरी चर्चा का विषय बन गई। 2017 में कांग्रेस ने कादियां सीट से फतेह सिंह बाजवा को टिकट दिया था और वो वहां से जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने वहां से उनके भाई और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा को मैदान में उतारा और इस बात से खफा होकर फतेह सिंह बाजवा बीजेपी में चले गए। वो पार्टी के टिकट पर गुरदासपुर की बटाला सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मतलब ये कि कादियां सीट की वजह से दोनों भाइयों के राजनीतिक रास्ते अलग हो गए। परिवार एक, घर एक, लेकिन पार्टियां अलग अलग। नौबत यह आ गई कि गुरदासपुर में दोनों भाइयों के पुश्तैनी घर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के झंडे लग गए। अभी आप जब घर पहुंचेंगे, इस महल के पास पहुंचेंगे, तो यहाँ एक झंडा आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखेगा और दूसरा कांग्रेस पार्टी का है। ये बाजवा पैलेस सतनाम सिंह बाजवा ने बनवाया था, जिसके ऊपरी हिस्से में उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह बाजवा रहते हैं और निचले में छोटे बेटे फतेह सिंह बाजवा। दोनों भाई अपना सियासी काम भी यहीं से करते हैं, लेकिन पार्टी अलग होने के बाद उनमें तलखी नजर आई। प्रताप सिंह बाजवा ने तो खुलकर अपनी नाराजगी दिखाई। बाय बर्थ हम ब्रदर्स हैं और इसके बाद हमारा कोई पॉलिटिकल संबंध भी नहीं और ना कोई हमारा तालमेल ही आपस में। यही बात छोटे भाई फतेह सिंह बाजवा ने भी कही, लेकिन दबी ज़बां और अलग अंदाज में। जो इज्जत मान सत्कार परिवार का है वो तो एक दूसरे को मिलता ही रहेगा, हाँ, पर जब राजनीतिक तौर पर, हाँ बिल्कुल। कांग्रेस के औपचारिक ऐलान से पहले ही प्रताप सिंह बाजवा ने कादियां सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई की सीट पर कुछ नहीं कहा था।